हरियाणा में हमारे जैसे आइकॉन है सर छोटू राम, हमारी पार्टी का आइकॉन है, क्योंकि सर छोटू राम किसान और कमेरा वर्ग के एक अच्छे नेता थे और उन्होंने हक वजूद के लिए बहुत संघर्ष किया और किसानों को और मजदूरों को बहुत बड़ा एक न्याय और उनका हक दिलवाया। नमस्कार। मैं वेद प्रकाश सहयोगी इंदर सिंह लांबा के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं। कुछ पार्टियों ने मैदान में उम्मीदवार उतार दिए हैं, कुछ उतारने वाली हैं, कुछ की अभी प्लानिंग चल रही है। तो इसी कड़ी में हम एक खास मुलाकात में आज आपकी बातचीत करवाएंगे अजय सिंह दहिया जी, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जिला प्रधान हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर। आपको भी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अच्छा सर, बातचीत की सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो चुनाव की जो शुरुआत हो चुकी है, तो पीपीआई भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिया जी। बिल्कुल, पीपीआईडी ने 22 स्टेटों में पीपीआईडी की बॉडी है और पीपीआईडी ने लगभग सभी स्टेट से 22 स्टेटों से अपने मैक्सिमम उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बाद में तीसरे नंबर पे पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार लोकसभा के लिए उतारे। हरियाणा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जी? हरियाणा में सभी 10 सीटों का तो टारगेट है, तो 8 सीटों के कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं और भिवानी और अंबाला 2 डिस्ट्रिक्ट के 2 कंस्टिट्यूंसीज के कैंडिडेट हैं, उनकी बातचीत चल रही है। अभी बातचीत चल रही है, अभी घोषणा नहीं हो पाई है। अभी घोषणा नहीं हो तो मैंने सुना है भाई, आपने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर बात की जाए तो देश में सबसे ज्यादा डिग्री धारक है। हाँ, पार्टी का सबसे बड़ा जो एक सिलेक्शन है वो एजुकेशन है। ये सभी एजुकेटेड लोग ही हैं जो पार्टी ने कैंडिडेट बनाए हैं और जो हमारे हिसार से जो कैंडिडेट हैं, इंजीनियर गुलाब सिंह नरवाल जी, वो इंजीनियरिंग चीफ रिटायर्ड हैं और काफ़ी पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और वो पार्टी से सहमत हुए और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी हिसार कंस्टिट्यूंसी से रखी है। बात करें प्रदेश की, हरियाणा की, तो हरियाणा में किन मुद्दों पर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? सर, पार्टी का जो मुद्दा है वो सिर्फ संविधान को लागू करवाने का मुद्दा है। पार्टी का मैनिफेस्टो में भी सारा संविधान आता है और मुद्दे संविधान में सभी के मुद्दे हैं। संविधान में कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसका हल ना दिया हो। महापुरुषों ने जितनी मेहनत करके और जनता के लिए जो एक नियम कानून कायदे और उनके हक और वजूद जो संविधान में निर्धारित किए गए हैं, उसमें हर पहलू का सॉल्यूशन है और हर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक संविधान में सबको एक जीने का, अच्छी जिंदगी जीने का हक दिया है। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, संविधान को लागू हुए भी इतने साल हो गए, 1950 में लागू हुआ था। तो अभी तक क्या आप मानते हैं भाई संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है? हाँ, संविधान का आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रखा है कि जब संविधान ने 1950 में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बाबा साहब का एक अहम रोल था संविधान के बनाने में, उसकी ड्राफ्टिंग में। तो बाबा साहब धरती के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। सभी लोगों ने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि बाबा साहब को दी है। वास्तव में वो पढ़े लिखे थे और उनके करेक्टर की जो बातें हैं वो संविधान से बिल्कुल निखर के आई हैं कि संविधान में उनने समता का अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार। क्योंकि इस भारत जैसे देश में समता का और समानता का जो अधिकार है वो बड़ा मुश्किल था। आपका पीछे जो इतिहास में आप झाकेंगे तो कितना यहाँ के लोगों में डिस्क्रिप्टी थी,
और कितना भेदभाव था, तो बाबा साहब ने एक कलम से उसको पूरा खत्म करके सभी को एक समान रखा है, समानता का अधिकार दिया है। और बाबा साहब ने जब संविधान को हैंड ओवर किया है तो बाबा साहब रात को काफी चिंतित थे। बाबा साहब इसीलिए चिंतित थे कि उन्होंने मनन किया कि हाँ, मैंने संविधान अपनी तरफ से फाइनल करके दे दिया है और अपनी तरफ से सारी चीजें बड़ी अच्छी लिखी हैं, लेकिन संविधान एक किताब है। वो संविधान जब भी अच्छा कहलाएगा जब उसके लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी। संविधान कितना भी बुरा हो, अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी होती है तो वो अच्छा कहलाएगा, और अगर लागू करने वालों की नीयत में फर्क है तो कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना हो, वो अच्छा नहीं कहलाएगा, वो बुरा संविधान कहलाएगा। तो बाबा साहब को जिन लोगों के हैंड ओवर किया था, हालांकि वो सभी सीनियर साथी थे, लेकिन इस देश में एक विडंबना रही है कि संविधान के साथ काफी छेड़छाड़ की गई है, उसमें इतने अमेंडमेंट और उसकी मूल भावना के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। तो संविधान को अच्छी नीयत से लागू नहीं किया, इसीलिए हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने इतना मनन और सब कुछ करके, जैसे बामसेप का एक एम्प्लॉइज का फेडरेशन है, बामसेप ही उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। बामसेप ने पहले बहुजन समाज पार्टी का भी गठन किया था, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और लोगों को काफी कुछ राहत और काफी कुछ हक मिले थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे काशीराम जी के देहांत के बाद में बीएसपी में भी कुछ एक डिफरेंट तरह की कमी आई हैं और उसकी परफॉर्मेंस में काफी एक गिरावट आई। तो उसको देखते हुए बामसेप ने काफी अध्ययन किया, समझाने की कोशिश की, पार्टी में इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन उनको सबको नकार दिया। जो बहुत साथी सीनियर थे जिनकी वजह से इतनी बड़ी पार्टी बनी थी और उसका बड़ा अच्छा एक वो चली थी, और वो एक बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों पे चलने वाली पार्टी थी, जो एक सामाजिक क्रांति के लिए उन्होंने जो काम किया था उन विचारों पे वो थी। क्योंकि सामाजिक क्रांति इस देश में बहुत जरूरी है, जो आज तक नहीं हुई है, वो देश को पीछे ले जाती है। जितना समाज में डिस्पैरिटी है, ऊंच नीच है, जितना समाज में जितनी कुरीतियां हैं, वो देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही। उन सब को खत्म करके, कुरीतियों को खत्म करके जब भी समाज आगे बढ़ेगा, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, अगर समाज का हर आदमी का अपना वो अपना देश अपना मुल्क अगर उसको नहीं समझेगा और उसी के देश में उसके साथ भेदभाव होगा, उसके साथ गलत बर्ताव होगा, तो वो देश के लिए मेरे ख्याल में अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो आप मानते हैं आज बसपा की जो हालत हुई है, एक भी सीट नहीं है, विधानसभा उत्तर प्रदेश में भी मात्र एक सीट जीत पाई, तो उनका कारण सिर्फ यही है कि वो रास्ता भटक गए हैं। हाँ, रास्ता भटके, क्योंकि पीपीआई ने, जैसे बामसेप ने 2012 का जो इलेक्शन हुआ था उससे ही कोशिश करी थी कि भाई कुछ बीएसपी को समझाया जाए, बीएसपी में इंटरफेरेंस किया जाए। काफ़ी सीनियर जो नेता थे जिन्होंने उसकी फॉर्मेशन में भी योगदान दिया था, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, छुट्टी लेके भी उन्होंने काम किया, उनको बताया कि भी ऐसे ऐसे जो हमारा एक जो लाइन थी वो बाबा साहब अम्बेडकर फुले जैसे लोगों की लाइन थी जिन्होंने समाज में क्रांति की। परियार रामास्वामी जैसे महान क्रांतिकारियों की, सामाजिक क्रांतिकारियों की वो भूमि थी। लल्लई सिंह यादव जी की वो विचारधारा थी, उसमें काफ़ी लोग थे जो बहुत सामाजिक की क्रांति में उनने बड़ा योगदान दिया। उन सभी के विचारों के साथ उसका फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन उसके बाद में काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे बाहर चली गई। और उसके बाद में इतना 2012 से लेकर 18 तक चिंतन मनन करके 2018 में बिल्कुल फाइनल करना पड़ा, क्योंकि बामसेप एक बहुत बड़ा संगठन है, देशव्यापी संगठन है, और एकमात्र यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका एकमात्र ऐसा संगठन है जो 50 साल से एग्जिस्टेंस में है और जो आज तक अपनी लाइन पे नहीं डिगा है, और एक बहुत बड़ा कैडर है, कैडर बेस है, उसके पास कैडर भी है, उसके पास वेल रनड कैडर देने वाले लोग हैं,
और वो सभी ने एक बैठ के मीटिंग करके निश्चय किया कि अब तो कुछ लोगों को अल्टरनेट देना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स, इस देश की जो राजनीति है उसमें भागीदारी करना, बहुजनों के लिए और मूल निवासियों के लिए भागीदारी उनकी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। आज देश में बीजेपी की सरकार है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी ने तो बाबा साहब को बहुत सम्मान दिया है। बाबा साहब लंदन में जिस मकान में पढ़ते थे, उनको भी मकान को खरीद करके और वहां पर उसका स्मारक बना दिया है। इसी तरह 26 अलीपुर रोड को भी स्मारक बना दिया है। और जहां पर बाबा साहब का संस्कार हुआ था, वहां भी बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई जा रही है। तो बाबा साहब का बहुत सम्मान किया है मोदी जी ने, क्या मानते हैं आप? हाँ भारती जी, जो आपने क्वेश्चन किया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि बाबा साहब भी जब जिंदा थे और उन अपने जीते जी ये चीज उनके दिमाग में आ गई थी कि ये देश ऐसा है कि मेरे अनुयायी भी मेरे को मानेंगे लेकिन मेरी नहीं मानेंगे, वो चीज आज है असर। उनके अनुयायी कहने वाले बहुत बड़े उनके पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनके चित्र पे माला चढ़ाएंगे, उनके नमन करेंगे, सब कुछ करेंगे, जबकि वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी पूजा मत करना, मेरे विचारों को आगे बढ़ाना, और मेरे विचार और जो हमने जो संविधान में लिखा है या जो मैंने अपना लिटरेचर दिया है उसको पढ़ोगे तो आपका समाज काफी ऊंचाई पे जाएगा और संघर्ष ठीक तरह से जाएगा। यही काम जैसे आपने जो क्वेश्चन किया, जो आगामी या जो फिलहाल की सरकारें हैं या पीछे सरकार थी, वो बाबा साहब के नाम को बनाती थी। बाबा साहब के विचारों को अगर वो लागू करते, संविधान को पूरी तरह लागू करते, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। जो बार बार इस चीज को एक गली सड़ी व्यवस्था है जिसको मनुस्मृति हम कह सकते हैं, उसको संविधान से कंपेयर करते हैं वो लोग। और उसको आज के दिन में, आज जबकि धरती के ऊपर इतने देश हैं, उनके पता नहीं वो कहाँ कहाँ चले गए, लेकिन हम इतनी गली सड़ी व्यवस्था को दोबारा याद करते हैं, मनुस्मृति जैसी व्यवस्था को, कि हम दोबारा लागू करेंगे, राम राज लाएंगे। राम राज कहने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा बोलने में कि राम राज लेने का मतलब है कि समाज को, इस देश को 2000 पीछे ले जाना। 2000 पहले, 2000 2.5 साल 2.5 हजार पहले की कोई होगी व्यवस्था हो, उसमें वापस ले जाना कौन सी देश की प्रगति होगी। आज तो साइंस का युग है, साइंस में ले जाओ, अच्छी नॉलेज दो, अच्छी मेडिकल दो, अच्छी इंजीनियरिंग दो, अच्छी लॉ की फैकल्टी दो, अच्छे जो भी एग्रीकल्चर की अच्छी फैकल्टी दो। ये चीज़ें देश को आगे ले जाएंगी। और ये जो राम राज और ये हैं जो उन लोगों की अपनी एक विचारधारा है, वो मेरे ख्याल में देश को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं होगी। एक आस्था का सवाल है, मैं किसी आस्था के ऊपर ठेस नहीं मानता। अगर कोई मानता है तो ठीक है, उसकी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन वो थोपी नहीं जानी चाहिए। हालांकि कई जगह काफी बीजेपी के नेता भी ये बात कहते हैं, भाई संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें पार चाहिए तो वोट दें। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं ये मानता हूं कि संविधान नहीं बदला जाएगा, क्योंकि संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान में जो एक उस समय की मांग लो या उन लोगों की एक अच्छी सोच थी कि समय के साथ उसमें अमेंडमेंट करने का प्रोविजन है, तो वो लोग अमेंडमेंट करते हैं। उसके वो बाद में संविधान में रह क्या जाता है, उसका अमेंडमेंट करेंगे। वो उसके ऊपर किताब होगी, उस पर भारतीय संविधान लिखा होगा, उसके अंदर जो मूल भावनाएं हैं उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। अब कौन सा संविधान लागू हो रहा है? अब भी नहीं हो रहा है। आप युवाओं की बात देखोगे, इस देश में युवा पीड़ित है, मुलाजिम है, वो हाहाकार कर रहा है, उसके ऊपर लाठियां बरसती, उसका मूल अधिकार जो संविधान में लिखे थे वो मिल रहे थे, उनमें शांति थी, आज उनसे भटक गए। युवाओं को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक टेम्परेरी नौकरियां देना, क्या लालसा है उनका, क्या उसके अचीवमेंट है? कुछ भी नहीं। संविधान में तो एक बढ़िया दो हाथों को सम्मानजनक काम देने का प्रोविजन है, एक फ्री एजुकेशन और बढ़िया एजुकेशन, एक समान एजुकेशन का अधिकार है, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए फ्री स्वास्थ्य की प्रोविजन है। तो ये सब चीज़ें हैं, किसानों के लिए है। किसानों के लिए संविधान में बहुत कुछ, सब कुछ दे रखा है कि किसान को कैसे जिंदा रखना, किसान को कैसे एक प्रोस्पेरिटी देनी है, उनकी एक जो उनको खुशहाल बनाने के लिए क्या क्या है
वो सभी संविधान में दे रखे। कोई भी तबका, लेडीज, बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, सबके लिए, एम्प्लॉयज, सबके लिए संविधान में बहुत अच्छी अच्छी प्रोविजन है। अगर संविधान को ठीक तरह से लागू कर दिया जाए तो कोई भी समस्या इस देश में किसी भी वर्ग के लिए नहीं होगी। मोदी जी 2014 में जब आए तो उससे पहले वो कहते थे न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा, लेकिन अब वर्तमान में जो हालात देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकोल बॉन्ड जो घोटाला हुआ है, उससे ये जाहिर हुआ है भाई ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और सीधी सीधी बात है भाई, रुपये सीधे ना लेकर के दूसरे रास्ते से ले लिए, ईडी सीबीआई का ऑर्डर दिखा के अब भाई चंदा दे दो। क्या कहना चलो, चाहिए? ये एक मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल है कि ऐसे ऐसे जो एक छुपे हुए तथ्य थे उनको बाहर ले और जनता तक, खासकर सोशल मीडिया ने काफी अच्छी तरह से रखा है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हम कह सकते हैं उसको, कि उसमें डेट दिया है, उसमें घटनाएं दी हैं, कैसे किस की एवज में कितना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किसने लिया है, उसको क्या बेनिफिट हुआ है, सब कुछ उसमें क्लियर कर दिया। वित्त मंत्री के पति ने तक बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल कहा है कि भाई बिल्कुल कहा है, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। बिल्कुल घोटाला है और सबको मानना पड़ेगा। मोदी जी, चलो मोदी जी 2014 में जब आए, उससे पहले गुजरात के सीएम थे तो गुजरात में काम किया होगा, तो उसकी वजह से उसके बाद में मोदी जी, चलो एक लोगों ने सर माथे बिठाया था उनको और इसी आस से बिठाया था, क्या क्या पता कि भाई मोदी जी एक अच्छी प्लान लेके आए, और उनने एक सपना दिखाया था, खुशहाली का सपना दिखाया था, विकास का सपना दिखाया था। लेकिन वो लोगों को पता है कि आज लोग मोदी जी से नाराज हैं, मोदी जी के खिलाफ हैं, और आज की जो पृष्ठभूमि है, पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज हरियाणा में भी हम देखते हैं और जब सब जगह देखते हैं, बीजेपी को जिसको सर माथे बिठाया था, इतना मान सम्मान मिला था और इतनी पूरी मेजोरिटी के साथ भारत में सरकार बनाई थी, आज वो उस चीज में बहुत कमी आई है और लोग उसके खिलाफ हैं और लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुए हैं। युवा भी खिलाफ है, किसान भी खिलाफ है, बेरोजगार भी खिलाफ है, मुलाजिम है वो भी खिलाफ है। इवन आपकी छोटी पंचायत जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, उसमें सरपंच और पंच और दूसरे जो इलेक्टेड एक छोटी पंचायत है, वो भी बहुत बुरी तरह से सरकार से नाखुश है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। तो उसमें पीपीआई को कितना फायदा मिलेगा? सर, पीपीआई का जो देखो, पीपीआई एक विचारधारा की पार्टी है। पीपीआई अपना फायदा नहीं देखती। पीपीआई को चाहिए कि संविधान के जितने प्रोविजन है वो सभी लागू हो देश में और सबको खुशहाली मिले। पीपीआई एक डेमोक्रेटिक, पीपीआई के साथ डेमोक्रेटिक इसीलिए लगा कि पीपीआई प्योरली डेमोक्रेटिक है। सबसे जो एक हमारा, अब कांग्रेस और बीजेपी दो नेशनल पार्टी बड़ी पार्टियां हैं, उसके बाद में पार्टियां एक आया था, जनता पार्टी जब टूटी है और उसके बाद में बीजेपी भी बनी है और जनता पार्टी एक इकट्ठी पार्टी थी, उससे दुनिया भर की पार्टियां हर स्टेट में, भाई समाजवादी पार्टी के रूप में आई, बीएसपी के रूप में आई, सब राजद के रूप में आई, यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड के रूप में, जनता दल सेकुलर के रूप में, हर स्टेट में एक स्टेट पार्टियां उसमें से निकल के बनी। लेकिन वो स्टेट पार्टियां देखो, सभी पार्टियां अपने आप में अच्छा काम करती होंगी जब भी लोग उनको मान सम्मान देते हैं, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक जो शब्द हमने अपने साथ जोड़ा है, वो वास्तव में हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है। वो नेशनल लेवल की पार्टी है, वो किसी की पार्टी नहीं है। कि हमारे जितने भी जो आज तक प्रेसिडेंट बने हैं, हर 2 साल का उनका कार्यकाल होता है और वो 2 साल के बाद में अपने आप एक नई बॉडी फॉर्म होगी, वो बॉडी रिजाइन कर देती है और नई बॉडी जो भी होंगे। बाकी जो सीनियर लोग हैं, अब भी 3 जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो पार्टी के सीईसी मेंबर हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, वो ऑफिस में आ जाते हैं। उसमें हर स्टेट से सबसे पहले जो पार्टी की फाउंडेशन हुई तो उस टाइम एसआर मौर्य जी इलाहाबाद से थे, हुसैनी बरादरी से हैं और बहुत वेल लर्नड हैं, उन बहुत बड़ा एक कैडर उनके पास है, बड़ा अच्छा कैडर देते हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष थे, 2 साल वो रहे। उसके बाद में बीडी बोरकर जी थे जो मराठा से महाराष्ट्र से थे, वो 2 साल उसके प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद में 2 साल हेमराज पटेल जी थे मध्य प्रदेश से, वो प्रेसिडेंट थे। अब उत्तरांचल से नई जो बॉडी का गठन हुआ है,
अभी 1 अप्रैल तक तो वही थे, और 1 अप्रैल के बाद में हमारे दयाराम जी हैं जो उत्तरांचल से हैं, बहुत वेल रनर्ड है, रिटायर्ड आदमी है, सब पेंशनर हैं, और वो नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जितनी हमारी पार्टियां बनी हैं, वो जम्मू कश्मीर से और लग जाओ और कन्याकुमारी तक चले जाओ, वो पार्टियां स्टेट की पार्टियां बन के रहेगी। और सबसे बड़ी जो हमारी कमी थी, एक मूल निवासियों की कमी थी, उसमें क्या हुआ कि वो सुपरमो पार्टियां बन गई। सबसे बड़ी बात होगी सुपरमो पार्टी बढ़ गई, उसमें एक सुपरमो हो गया, उसको परिवार का भी, उसके ऊपर परिवारवाद भी लग गया, उस पर जातिवाद भी, क्योंकि कोई भी पार्टी या कोई परिवार बगैर जाति के तो नहीं होता। वो उस एरिया का है, उसमें एरियावाद भी है, उसमें जातिवाद भी है, और उसमें परिवारवाद भी है। कोई भी पार्टी आप उठा के देख लो, आप जम्मू कश्मीर से वहां तक चले जाओ, जितनी हमारी छोटी छोटी पार्टियां बनी थी, वो चाहे हरियाणा में ले लो, पंजाब में अकाली दल ले लो, ऊपर जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और अपने हरियाणा में भाई अपना इंडियन नेशनल लोकदल था, देवलाल जी की जो एक पार्टी थी, बड़ी अच्छा अच्छा काम करी थी, उसका वो पारिवारिक सौदा है, उसमें ज़्यादा डीप तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए है कि वो सभी की सभी सुपरमोवादी पार्टियां बनी, और वो स्टेट से बाहर नहीं निकल पाई। सभी के सब स्टेट में रहेगी, वो चाहे समाजवादी पार्टी है, वो चाहे आरजेडी है, चाहे जेडीयू है, चाहे जेडीएस है, और चाहे वो ममता बनर्जी की है, चाहे वो स्टालिन जी की अपनी करुणानिधि जी की थी तमिलनाडु में, आंध्रा में नायडू हैं, और जितने भी थे वो सभी की सभी अपनी स्टेट की पार्टियां बन के रहेगी। और जब तक एक नेशनल पार्टी नहीं होगी, पूरे नेशन में अगर उसका नहीं होगा अपना आधिपत्य, जब तक कोई ज़्यादा अचीवमेंट वाली बात नहीं है। क्योंकि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी भी सारी हक वजूद हैं, वो तो सेंटर के पास ही हैं, सेंटर ने उनको लॉन्च करना है, लेकिन वो सेंटर तक नहीं आ पाती। सेंटर में भागीदारी बनती है, लेकिन वो कभी नहीं आती। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल। आज लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कोई संविधान की बातें करता है, कोई राजनीति की बात करता है, कोई कोई इतना ही बात करता है। यानी जो एक पढ़ा लिखा तबका जिसको हम मानते हैं, जो समझदार है, उसमें ज्यादातर लोग मतदान के लिए नहीं निकल पाते घरों से उस दिन, जिसके कारण जो ऐसे लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं जिनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि समझदार लोग तो वोट डालने के लिए जाते ही नहीं। क्या मानते हैं आप? वो भारती जी समझदार नहीं है। सब हक वजूद उनको सरकार दे रही है, संविधान दे रहा है, और संविधान में ही उनको एक वोट का अधिकार दिया है, और वो वोट को पता नहीं क्या मानते क्या नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो वोट है नहीं है, ये वोट आपको ऐसी चीज दी है, इसको आप बचा के रखना, ये आप अपनी घर की एक बेटी होती है ना, उसके समान रखना, इसको बेचना मत, इसको बेचना मत। आप 100 बार समझ के अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देते हो, उससे शादी करते हो, तो 100 बार सोचते हो। ये सिर्फ इससे कंपेयर अपने परिवार की एक लड़की और एक बेटी से कंपेयर करना एक वोट का अधिकार है, कि उसको हमने कितना सोच समझ के किसको देना है, ये एक मामूली बात नहीं है। जब तक लोगों में अवेयरनेस, अब ये जो आया है नोटा वोटा, ये क्या जरूरत है, क्यों इसको बढ़ावा दे रही सरकार, क्यों कह रही है किसी को भी नहीं देना, ये कोई मताधिकार थोड़ी है। वो क्यों अलाउ करती है कि आप उस पे नोटा पे उंगली मार दो, क्यों मार दो नोटा पे उंगली, आप अपना कैंडिडेट दो ना, आप अपनी पार्टी दो, आप अपना एक नुमाइंदा दो, उसको आप अगर कोई भी नहीं मिलता, आप खुद अपनी फाइट करो। पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बाबा साहब इस बारे में कहते थे कि भाई अगर आप, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये संवैधानिक है कि हम स्कूल कॉलेज में भी पॉलिटिक्स होती है, वहाँ भी कॉलेज में भी, हमारे समय भी था कि इलेक्शन होते थे, उस टाइम से एक वोट का एक वैल्यू का पता चलता था स्टूडेंट में, कि युवाओं को जब तक हम नहीं जागृत करेंगे, तो उस टाइम बड़ा क्रेज होता था। हम भी रात दिन घूमते थे, और कभी किसी का समर्थन कराया है, पूरे गांव के गांव एक दूसरे को समर्थन करते थे, तो उसमें एक बड़ी प्रोग्रेसिव वो होती थी, और वो वोट का मनोबल बढ़ता था। मनोबल बढ़ता था। प्लस उनको पॉलिटिक्स में कैसे कैसे क्या क्या करना है, एक नर्सरी थी, वो नर्सरी। नर्सरी थी। लेकिन आज वो क्यों खत्म कर दी,
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, वहाँ होता है, लेकिन यहाँ क्यों ख़त्म कर दिया? मेरे हिसाब से वो लागू होना चाहिए। इनका आधिपत्य समाप्त हो रहा होगा इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। जब तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स को नहीं समझेगा, हमारा युवा नहीं समझेगा, क्योंकि सबसे जरूरी युवा का चैप्टर है। हमारी पार्टी में युवा को सबसे बड़ा एक आइकॉन बना कि भाई युवा को अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं, उसके दो हाथों को काम कर दे देते हैं। युवा एक जो बहुत बड़ी तादाद में है, 18 साल से 40 साल तक की जो लोग हैं, जो बेरोजगार भी हैं और जो रोजगार के इंतजार में जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई, अगर उनको हम दो हाथों को रोजगार देते हैं तो उस परिवार में बहुत बड़ी खुशी आएगी। उस परिवार का जो बुजुर्ग है, जिनकी जो 60 साल से लेकर 80-90 साल तक के, उनमें खुशहाली आएगी और वो बड़े खुश होते हैं। अगर उसके परिवार में उसके बच्चे को कोई अच्छा रोजगार मिलता है तो उस परिवार में बड़ी खुशहाली आती है और वो जो बुजुर्ग हैं वो बड़े एक प्रोस्पेरस टाइप से और बड़ा खुश होते हैं। तो वो उस पूरे परिवार को खुश करने के लिए युवा को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। युवा के पास एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते रहो, हाँ? चलते रहो। कितने मिनट का हो गया सर? 26 तो बहुत ना हो गया। 10 मिनट का बहुत ना हो गया, 2 भागा में लगाना पड़ेगा। चलो फिर कर लेंगे। हाँ, फिर करते हैं। सभी देशवासियों को धाकड़ है हरियाणा की अपील है कि 100% मतदान अवश्य करें, क्योंकि आप मतदान के दिन घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान करेंगे तो सही व्यक्ति का चुनाव हो पाएगा, अन्यथा एक नकारा व्यक्ति चुन जाएगा। इसलिए अगर सही व्यक्ति का चयन करना है तो 100% मतदान अवश्य करें। क्यों सर, आप भी अपील करें। हाँ, मैं एक बात और कहूँगा भारती जी, कि हमने जो एक शब्द को इस्तेमाल किया ना, मतदान, हम मतदान नहीं कहते कभी भी। मत करें, मत करें, अपना मत का उपयोग करें, मतदान ना करें, क्योंकि यहाँ भी एक अलग सी वो आती है, दान। व्हाट इज दान? दान कुछ भी नहीं होता। मत का इस्तेमाल करें और अपने सही जो कैंडिडेट है, जो आपकी भावना को समझता है, जो, क्योंकि हमने पॉलिटिक्स को एक रोजगार मान के चल पड़े। हम जब तक पॉलिटिक्स को रोजगार मानेंगे, जब तक पॉलिटिशियन और एक मतदाता के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो पाता। क्यों? कि वो एक बार मत तो ले लेता है, उसके बाद उसकी पूछ नहीं करता। और एक सबसे बड़ी बात यह है भारती जी, कि जो मत का जो हम एक मतदाता सर्वे सर्वा है, ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में मतदाता के पास पावर है, वो सबसे पावरफुल चीज है। और वो अपना सेवक चुनता है, अपना सेवक चुनता है, नॉमिनेट करता है कि आप फलाना फलाना एक अच्छा आदमी है, उसकी नीयत भी अच्छी है। और वो अगर हमारा, क्योंकि ये इलेक्शन है और डेमोक्रेसी है, इसमें हमारा प्रतिनिधि हमने चुनना होता है, जो उस पंचायत में जाके हमारे हक और हमारी मांग उठाए और हमारे को अपने हक दिलाए। तो वो चीज जो हमने एक मतदाता ने अपना जन सेवक चुना है, वो जन सेवक नहीं होता। वो अगर सामाजिक कार्य करता है, जब तक मतदाता को जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी कि उसका मत का क्या अधिकार है, और उसका जो नेता उसने चुना, वो नेता नहीं चुना है, उसने वो एक अपना जन सेवक चुना है, एक सेवक चुना है, एक नौकर चुना है कि वो आ जाएगा और हमारे लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है कि जन से जो चुनने वाला जो पावरफुल है, वो चुने हुए जन सेवक के पैरों में पड़ा है, उससे गुहार लगाता हाथ जोड़ के, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। जब हमने उसको चुना है तो उसकी ड्यूटी बनती है वो पब्लिक में। ये यही है कि आज कभी कांग्रेस का बाइकाट है, कभी बीजेपी का बाइकाट है, कभी इन लोग का बाइकाट है, कभी जनता पार्टी का बाइकाट है, कभी जेडीएस का है, कभी जेडीयू का है, कभी सपा का है, कभी बसपा का है। ये जो बाइकाट होता है इसीलिए होता है कि वो वोटर और नेता जो अपने आप को मानते हैं वो है जनसेवक, और जनसेवक और वोटर के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं वो, ताकि ये हमारे से काम की ना कहें और हम अपना मजा करें। और आगे से आगे अपने बच्चों को भी तैयार करते। ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छी समझ लोगों में आएगी और लोग बाग तैयार होंगे। और एक छोटा सा एग्जाम्पल, आज मैं न्यूज़ देख रहा था,
तो जुलाना हल्के में वहाँ पे कोई ढांडा ढांडा एमएलए था चुनाल करके, उसका बाइकाट किया है। वहाँ की पूरे जो पार्टी थी जेजेपी अभी चल रहा था कि उन सब ने रिजाइन करके और अपना एक सामाजिक संगठन बनाया है। बोला जी हम तो अपना सामाजिक संगठन बनाएंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे और अपना जो नेता रखेंगे वो अपना एक पंचायती नेता रखेंगे। तो लोगों में ये भावनाएं क्यों आती है? ये इसलिए आती हैं कि वो सुप्रीमो की जो पार्टियां हैं वो लोगों को वो राजा बन जाते हैं, वो राजा बन जाते हैं, और अगर कोई मतदाता अपनी बात करता है तो उस पर गुस्से में आ जाते हैं कि आप हमारे को बताओगे हमने क्या करना है। ऐसा नहीं, वो पब्लिक ने बनाए, मतदाता ने उनको मत दे के उनको अपना एक सेवक बनाया है, जनसेवक। उस जनता की सेवा के लिए मोदी जी भी बार बार कहते हैं मैं जन सेवक हूँ, जनता की सेवा के लिए आया हूँ, तो मैं नौकर हूँ। तो ये बातें हवा में है, असलियत में नहीं है। जितनी असलियत में आ गई, अब आप संविधान पे हम बात करते हैं, जो बाबा साहब ने एक कड़वी बात कही थी, भाई संविधान कितना भी बुरा हो, नीयत अच्छी होगी लागू करने वाली तो अच्छा कल आ जाएगा। इंग्लैंड जैसे देश हैं, उनमें रिटर्न में कोई संविधान नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं, जनता जागृत है, वैसे ही उनका इतना सिस्टम चल रहा है। वहाँ कोई लिखित में संविधान नहीं है, लेकिन नियम कानून कायदे वहाँ भी है। वो एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी लागू होते हैं, वो सबके ऊपर लागू होते हैं। वहाँ पे पुलिस इतनी, यहाँ जैसे एक सबसे बड़ी जो कमी है हमारे देश में कि वो पुलिस मिलिट्री सब कुछ दबाव में है। वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, उनने कोई एजिटेशन चल रहा था, उस एजिटेशन को रोकने की कोशिश की उनने, काफ़ी लोग थे, जैसे ये युद्ध चले इनके, तो वहाँ के डीजीपी जो पुलिस मुखिया थे उन्होंने कहा था ये काम मेरा है, ये काम मेरा देखना, लॉ एंड ऑर्डर मैं देखूंगा, आप बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे, इनका अधिकार है, ये रोड पे आएंगे, और हाँ अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ाती है इनको रोड पे आके एजिटेशन करने से हम नहीं रोक सकते, इनका अधिकार है, और आप बीच में मत आइए, अगर कोई होगी तो उसको मैं देखूंगा। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वो देते हैं वहाँ के जो एक ब्यूरोक्रेट्स है वो है। तो वहाँ पे अच्छी व्यवस्था चलती है हमारे से। तो यानी ब्यूरोक्रेट भी यहाँ पर राजनीति के दबाव में काम बिल्कुल करते हैं। दबाव में है, कोई भी ऐसा नहीं है। आज ये लगा लो ईडी और सीबीआई का जो आपने जिक्र किया था, है सीधम सीधा आपको दिख रहा है, और अब तो बच्चे बच्चे तक पता चल गया अब कौन आदमी कितना करप्ट है, उसको कैसे डील किया जाता है, कौन आदमी कितना करप्ट कम करप्ट है उसको कैसे डील किया जाता है। तो ये एक गलत परंपरा है। देश का मतदाता और देश का युवा, देश का नागरिक इसको देख रहा है कि हमारे देश में कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। उस पॉलिटिक्स को कभी खतरनाक रूप धारण कर सकती है, लोग बाग काफ़ी परेशान हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना चाहिए, और हमारी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी की जितनी एजेंसियां हैं उनको भी समझना चाहिए कि उनका रोल है कि देश में पीस मेंटेन करने का, ना कि किसी को दबाने का और एक विद्रोह उत्पन्न हो, ये ऐसी स्थिति ना आने दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी और आपका चैनल का भी, और हमारे साथ लांबा जी बैठे हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो समय निकाला इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अजय दहिया जी, केंद्रीय समिति के मेंबर हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। तो इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कल फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।